तरीका से पता चल गया। 5 महाभूत, ये आयुर्वेद का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी हमें कहीं ट्रीटमेंट करना होगा, कोई भी पेशेंट आ गया तो एकदम समझ लो कि देखो, अगर हम ऐसे बहुत सारी चीजों के उधर चले गए ना तो फिर एकदम कंफ्यूजन आ जाएगा। तो प्रणाम गुरु बेसिकली, जी। प्रणाम जी, तो बेसिकली हमें समझना क्या है। तो सबसे पहले नंबर में हमें 5 महाभूतों के बारे में सब कुछ जानकारी रखना होगा। हमारे पास जो आदमी आ रहा है उसके शरीर में जल महाभूत से रिलेटेड बातें हैं, पृथ्वी से रिलेटेड बातें हैं, तेज अग्नि से रिलेटेड बातें हैं, आकाश से या वायु, मतलब छठा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है इन महाभूतों से ही रिलेटेड है। अगर आपको दोष डायग्नोस नहीं करना आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा दोष है क्या है, तो महाभूत के बारे में जानकारी जहां मिल गया समझ लो काम हो गई। ठीक है। तो आज हमें नमस्कार आज गुरुजी। नमस्कार। अगर आपके पास बुक होगा तो निकालिए सुश्रुत संहिता अध्याय नंबर 24, अध्याय नंबर 41, 41 अध्याय नंबर सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 41। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। सुश्रुत संहिता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये जो हमारा क्लास है ये हम किसी एक बुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और किसी हमें उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हमें बीएमएस भी नहीं करना, हमें किसी एग्जाम को क्लियर नहीं करना। मतलब उसमें हमारे सामने कोई ऐसा प्रतिबंधित ऐसी चीजें नहीं है कि हमें बस पेपर की तैयारी करना है ना, हमें पास होना है। तो ये कोई मतलब हमारे सामने है क्या? अभी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने मतलब क्या है, हमने किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ढंग से हमने उसको पढ़ना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वह जो मैंने आपको विषय सूची में कैरिकुलम में जो चीजें रखा, अब हम उससे जुड़ी हुई बातें अलग अलग ग्रंथ में जाकर के समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने पृथ्वी के बारे में बात किया था कि पृथ्वी क्या है, क्यों है, कैसा है ना। तो देखिए जरा सुश्रुत संहिता 41 अध्याय में है ना, एक चत्वारिंश अध्याय सूत्र स्थान में क्या कह रहे हैं। यह सूत्र जहां आपको पता चल गया, वहां आपको पता चल जाएगा कि भैया किसी व्यक्ति के शरीर में ये गुण अगर दिखता है, समझ लो उसके शरीर में पृथ्वी महाभूत की बातें हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमें पृथ्वी से जुड़े हुए काम करना चाहिए बस। और पृथ्वी का संबंध किसके साथ है, कौन से दोष के साथ है? कफ के साथ है ना। अगर हम जैसे हम कहते हैं ना कि भैया इसका पित्त दोष बड़ा है, तो पित्त में क्या है? जल है, अग्नि है ना। हम वो बाद में हालांकि पढ़ेंगे, लेकिन वह जल तो भैया कफ में भी है और वह जल तो भैया पित्त में भी है। अगर पित्त बड़ा है तो कौन से महाभूत से बड़ा है? जल से। तो अब ये देखना है कि हमारे शरीर में जो जल तत्व है, जल महाभूत है, वो जो बिगड़ा हुआ है वो कितना प्रतिशत पित्त वाला है, कितना प्रतिशत कफ वाला है। तो इस बात को हम वहां सेकेंड स्टेप में, मतलब दोष के संदर्भ में जाकर के समझने का प्रयास करें, तो हमें चीजें उतना क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम पहले ही फर्स्ट सेशन से ही हमें इसकी जो जड़ है, जो महाभूत है, उसके बारे में पूरा जानकारी हम लेंगे। तो देखिए जरा पृथ्वी के बारे में इन्होंने क्या सूत्र बताया है। तत्र, अब मैं थोड़ा संस्कृत बोलता हूं पहले, फिर बाद में आपको। क्यों संस्कृत बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो ग्रंथ लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो पहले संस्कृत में समझते वो क्या है। स्थूल, यानी जो पृथ्वी है वो कैसा है? स्थूल है। स्थूल सार, स्थूल सार, सांद्र। आपको मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए दिख रहा है। तत्र स्थूल सार सांद्र
मंद, स्थिर, गुरु, कठिनम, गंध बहुल, ईसत् कषायम, प्रायसो मधुरम इति पार्थिवम। अब ये क्या कह रहा है? तत्र यानी वह, कौन? पृथ्वी द्रव्य यानी पृथ्वी महाभूत के जो द्रव्य है, पृथ्वी महाभूत के जो द्रव्य है, यानी कोई आदमी कोई चीज खाता है तो उस खाने वाले चीजों में किसी न किसी महाभूत का अंश जरूर रहता है, क्योंकि यह सारा दुनिया पृथ्वी आदि महाभूत से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। तो अगर कोई भी आदमी किसी रोग से परेशान है तो निश्चित तौर पर वह रोग भी किसी न किसी महाभूत के अंश से रिलेटेड होगा। तो समझ में कैसे आएगा कि वो किस महाभूत से के अंश से रिलेटेड है? तो जहां स्थूल मोटापा दिखे, मजबूती दिखे शरीर में, सांद्र का मतलब होता है ठोस दिखे, यानी उसमें स्टिफनेस ज्यादा दिख रहा है, उसमें भारीपन ज्यादा लग रहा है, शरीर में स्टिफनेस ज्यादा लग रहा है, आ रहा समझ में? शरीर में हलचल नहीं हो रहा है, शरीर जकड़ा हुआ सा है। कोई अगर बोलता है सर मेरे स्टूल एकदम कड़क आता है, तो कड़क इज इक्वल टू सांद्र, तो वहां पर भी हम कहीं ना कहीं पृथ्वी महाभूत समझेंगे। कोई आदमी कहता है सर सिर में भारीपन लग गया, तो भारीपन इज इक्वल टू यह गुरु, भारी इज इक्वल टू गुरु, तो ये गुरु किसका है? पृथ्वी का है। तो समझ लो जहां जहां पेशेंट कुछ बोल रहा है वहां वहां हमें महाभूत की कुछ चीजें समझ में आ रही है। सर शरीर मस्कुलर में एकदम उसका जो मसल्स है बहुत ज्यादा टाइट है, जैसे हम देखते हैं ना किसी का मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होता है, सॉलिड मसल्स होता है, ऐसा होता है कि हाथ से दबा ही नहीं जा रहा है, कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ना करके। तो जो जिसका पार्थिव यानी पृथ्वी तत्व से भरा हुआ प्रभावित उसका अगर बॉडी होगा तो निश्चित तौर पर उसके शरीर जो कैसा रहेगा? मजबूत रहेगा, गठीला रहेगा और एकदम कड़क रहेगा, जबरदस्त, जैसे भीम के छाती। लेकिन अगर किसी का पतला सा, नरम, बहुत ज्यादा वैसा, इसका मतलब क्या है? उसमें पार्थिव की कमी है। कठिनम यानी बहुत कठिन है जिसका शरीर, उठने बैठने में जिसको दिक्कतें आ रही है, शरीर में जकड़ाहट ज्यादा है। गंध बहुला, गंध बहुल का मतलब होता है जिसमें गंध यानी स्मेल बहुत अधिक है। गंध बहुल जिसमें गंध यानी स्मेल बहुत अधिक है। यह जो गंध है, यह गंध किसी बीज के किसी बीज से नए पौधे उत्पादन के संबंध में गंध का बड़ा काम होता है। जैसे ठीक है, चलो वो हम बाद में बात करेंगे उसका। अब यूं समझ लो कि जो गंध है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? पृथ्वी महाभूत का। मान लीजिए किसी का मृत शरीर है और वहां बदबू आना शुरू हो गया, तो बदबू इज इक्वल टू गंध, और इसका संबंध क्या है? उस डेड बॉडी में से जो पृथ्वी तत्व है वो वहां से अपने में लीन हो रहा है, यानी जो पृथ्वी है वो उस मृत शरीर से जो पृथ्वी तत्व है वो गंध के माध्यम से पृथ्वी में जाकर के मिक्स होगा, क्योंकि गंध बहुल पृथ्वी तत्व का अंश है। अब आ गया इसका स्वाद। तो स्वाद पृथ्वी का कैसा है? तो देखो यहां पर क्या लिखा है? ईसत कषायम। ईसत कषाय का मतलब होता है कुछ कुछ कषाय। कषाय इज इक्वल टू कसेला, जैसे जामुन, बहुत सारा ऐसे फल जो बहुत कषाय होता है, तीखा कषाय, तो वो किसका नहीं है? पृथ्वी का नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां थोड़ा थोड़ा कसेला जीभ में महसूस होता है वो किसका है? पृथ्वी का है। ईसत कषाय प्रायसो मधुरम इति, यानी ज्यादातर मधुर, ज्यादातर मधुर रस जो है
मतलब जितने भी जो मधुर रस हैं वह पार्थिव तत्व को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आप अगर जैसे हम इसीलिए कहते हैं ना कि भैया ऐसा है, अगर कोई आदमी में मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा अगर किसी आदमी में बढ़ रहा है, मतलब उसको कोई भी रोग है, मान लीजिए उसको, मान लीजिए थायराइड हो गया है, तो थायराइड में हम कहते हैं ना कि भैया इसके तो मोटापा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उसके शरीर में जो स्थूल स्थूल का संबंध किससे है? पार्थिव यानी पृथ्वी तत्व से है। तो हम क्या कहेंगे? मोटापा बढ़ गया कहने के बजाय, आयुर्वेदिक विद्व आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको क्या कहना होगा? भैया पार्थिव तत्व के गुण की वृद्धि हो रहा है। तो हमें दूसरी चीजें अब तुरंत क्या कहना है कि भैया कोई मीठी चीजें खाते हो क्या? क्यों? क्योंकि जो मीठी चीज है वह भी पार्थिव तत्व को बढ़ाता है। तो हमें वो सारी चीजें देखना है जो पार्थिव तत्व को बढ़ाता है। मान लीजिए कोई एक रोगी आया, मान लीजिए उसको थायराइड हो गया है और उसका मोटापा बढ़ रहा है, उसको हाइपो कहो, हाइपर कहो, हम अभी उस एलोपैथिक उस उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम सिंपल सा एक चीज ये देखेंगे, शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा यानी पार्थिव। अब ये पार्थिव, अब हमें उसको क्या क्या नहीं कराना है? तो पार्थिव को बढ़ाने वाले जितने भी चीजें हैं उससे उस व्यक्ति को दूर करना है। जैसे स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है? उसको एक जगह बैठे नहीं रहना है, स्टेबल नहीं रहना है, एक जगह नहीं बैठे रहना है। गुरु, जो हैवी चीजें हैं वो नहीं खाना है। कठिन, जो कठिन चीजें हैं वो नहीं खाना है। तो कठिन में क्या क्या आ गया? जिसमें जितने भी जो जितने भी फाइबर है, हम तो यही कहेंगे, जो फाइबर वाली जो चीजें हैं वो क्या है? वो कठिन गुण से युक्त है। एक सेकंड, हाँ। तो उसके बाद मधुर, प्रायसो मधुर रस, तो मीठे जितने भी चीजें हैं वह अभी पार्थिव गुण को बढ़ाता है। ठीक है? तो इन सारी चीजों का संबंध पृथ्वी तत्व से है। अगर आपको लगता है कोई आदमी मोटापा बढ़ रहा है, जैसे हमारे प्रतिभा जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास, आपके पास जो मोटे लोग आएंगे कहेंगे हमें अपने फैट को बड़ा कम करना है, हमें स्लिम होना है या ठीक ठाक होना है, कैसे मोटापा कम करे? तो जहां मोटापा शब्द आएगा वहां समझ लो पार्थिव। तो हमें एक तो मना क्या करना है? जो चीजें पार्थिव तत्व को बढ़ाता होगा वो सभी चीजें। एक सेकंड, हाँ, मैं पहले अपनी कॉन्सेप्ट खत्म करूं। जो भी आपने कहना है प्लीज अपने नोट करके रख लो, बाद में हम उसका चर्चा करेंगे। तो बनी बात। तो वो सारी चीजें उसको हटाना है, उसको मना करना है। कारण क्यों? क्योंकि वह सभी क्या करता है? उसके शरीर में उस पार्थिव तत्व को बढ़ावा देता है। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा है, मीठा तो नहीं खाना, दिन में सो जाओ चल जाएगा। तो दिन में सोने से भी क्या हो जाएगा? वही स्थिर आ गया। आ गया कि नहीं आया? दिन में सोने से शरीर में स्थिर गुण बढ़ते हैं, दिन में बैठे रहने से शरीर में स्थिर गुण बढ़ते हैं। तो बात वही है कि भाई तुम मीठा तो नहीं खा रहे हो, लेकिन शरीर में, मतलब मीठा खाओ या ये सारी चीजें करो, इन सारी चीजों से क्या होता है? पार्थिव गुण की वृद्धि होती है। यानी हमें क्या नहीं करना है? पार्थिव गुण नहीं बढ़ाना है। ठीक है? अब आ गया, अब इससे क्या होता है? ततस्थैर्य बल गौरव संघात उपचय करम विशेषतः स अधोगति स्वभावमिति। अब ये, अभी हमने ऊपर देखा जो पार्थिव है उसका नेचर कैसा है। अब हम नीचे देख रहे हैं जो पार्थिव है उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्म क्या है। तो पहले नंबर में ततस्थैर्य कर, यानी किसी व्यक्ति के मन में भी, उसके बुद्धि में भी स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे कोई आदमी है ना बहुत ज्यादा शांत रहता है, स्थैर्य कर इस शब्द का अर्थ क्या है? कोई आदमी बहुत शांत रहता है। तो कोई आदमी अगर बहुत शांत रहता है तो ये उस व्यक्ति के शरीर में पार्थिव गुण के वजह से शांत रहता है। आ रहा समझ में? पहले नंबर में है स्थैर्य कर,
यानी स्टेबिलिटी उसके बॉडी में, उसके शरीर में, उसके मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो स्थिरता है वो किसके वजह से है? इसी पार्थिव गुण की वजह से। अब हम अगर कोई आदमी में चंचलता है, स्टेबिलिटी है नहीं, एक जगह ठहरता नहीं है, चाहे वो बुद्धि में, चाहे मन में, चाहे इंद्रियों में, चाहे शरीर में, अगर स्थिरता नहीं है, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के शरीर में जो पार्थिव तत्व है, वो क्या हो गया है? माइनस हो गया है। तो पार्थिव का संबंध किसके साथ है? कफ के साथ है। तो हमें क्या देखना है? जो कफ में जो पार्थिव जो पृथ्वी है, उसको बढ़ाने वाली क्रियाएं करनी है। तो वो कैसे बढ़ेगा? वो सारी चीजें बढ़ेंगे उसके मेडिटेशन से, उसके मधुर रस के अधिक सेवन से। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसका मन में चंचलता है, बुद्धि में चंचलता है, अस्थिर मति वाला है, उस आदमी को कोई मधुर रस वाला, जैसे गाय का दूध दे दो, कोई मतलब वो सारी चीजें, अगर आप जैसे देसी गाय का घी हो गया, लेकिन इसका संबंध फिर किससे है? क्या देना चाहिए? इसके लिए आगे जाकर के हम अग्नि को देखेंगे। अब उसका अग्नि तो बिल्कुल है ही नहीं, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, ऊपर से आप कहो कि भैया चंचलता भी है, भूख भी नहीं लग रही है, चलो चंचलता के लिए तो काम करे के करके दूध, मधुर रस प्रदान दूध दोगे तो क्या हो जाएगा? अग्नि है कमजोर, तो दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, तो लेना है ना देना, तो फिर होना कुछ नहीं है। इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के विषय में हमें उस व्यक्ति के शरीर के जो जठराग्नि है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे कि भैया जठराग्नि कैसा है, अग्नि कैसा है। चिकित्सा करते वक्त हमें सबसे पहले अग्नि देखना है। डायग्नोसिस करते वक्त हमने सबसे पहले क्या देखना है? इन पंच महाभूत और उसके गुण, उसके स्वभाव देखना है। किसी व्यक्ति के प्राकृतिक जो नेचर है, उसको जानने का सबसे बढ़िया जरिया, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पंचमहाभूत की जानकारी। तो स्थैर्य कर बल, अब मतलब कोई आदमी बहुत ज्यादा स्थिर है, बहुत ज्यादा चंचल नहीं है, स्थिर है, उसका मन बड़ा स्थिर है, इसका मतलब क्या है? शरीर में जो पार्थिव तत्व है वह सही है। दूसरे नंबर में पार्थिव का गुण कर्म क्या है? बल। कोई आदमी शारीरिक रूप से बलवान हो, मानसिक रूप से बड़ा बलवान हो, तो ये पार्थिव तत्व का कर्म है। जिसका पार्थिव तत्व खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है का मतलब है कि उसको उसका जो अग्नि है, जैसे हम जानते हैं ना, हमारे सात धातु, पंच महाभूत, इनके अपने अपने अग्नि होते हैं। कोई धातु कमजोर हो गया, इजिकल टू उसको डाइजेस्ट करके, मतलब पूर्व धातु को डाइजेस्ट करके नेक्स्ट धातु, यानी उस धातु के लिए जो पोषण देने वाली जो अग्नि है, पोषण यानी उसके भोजन जुटाने वाली जो अग्नि है, वो अग्नि क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो यहाँ पर भी अगर पृथ्वी के जो अग्नि है, पृथ्वी तत्व को निर्माण करने वाला जो अग्नि है, वह अग्नि अगर कमजोर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी तत्व के प्रॉपर निर्माण नहीं होगा। तो न होने से इसकी जो स्वभाव है स्थैर्य कर, या तो अगर पृथ्वी तत्व के अग्नि कमजोर हो गया, और आप ऐसी चीजें खा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने जौ के रोटी खाया, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। चावल ज्यादा खा रहे हो, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। रोटी खा रहे हो, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। या कोई भी मिलेट्स खा रहे हो, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। आप मिलेट्स खा रहे हो, कंटिन्यूसली खा रहे हो, तो वो उसमें क्या है? पृथ्वी तत्व के गुण उसमें ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी तत्व की अग्नि ही कमजोर है। तो क्या करेगा? बेमतलब के पृथ्वी तत्व आपके शरीर में भर रहा है, तो वो ले जाकर के दीवारों को चिपकाता रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे अवस्था में अत्यधिक मात्रा में जमा हुआ जो पृथ्वी तत्व है, उसके जो गुण है, उसके जो पदार्थ है, वो शरीर में जमा होगा, तो वो क्या करेगा? स्थैर्य, आपके शरीर में स्थूल, है ना, कठिन, शरीर में गुरु, मंद, स्थिर, जो ऊपर का जो गुण है, वो उसके अंदर चिपका देगा। भैया आप आलसी होके बैठे हो, शरीर बहुत जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है, भारी भारी लग रहा है। अच्छा, कफ में एक और नेचर है, वो आदमी बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। क्या? वो आदमी
बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। पिक्चर हॉल में जा करके देखो, कोई आदमी के आंखों आंसू आ रहा होगा सैड सीन को देख करके, समझ लो वो डेफिनेटली पार्थिव गुण प्रधान शरीर है, यानी कफ की वजह से वो आदमी पीड़ित है। तो बल, कोई आदमी के शरीर में जो बल है, वह बल भी प्राकृत बल हो गया या उस तरह के जो बल है, वह कफ के ही वजह से पार्थिव गुण का प्रतिनिधित्व है। जैसे कोई आदमी अंदर से बड़ा बलवान है ना। बलवान शरीर से नहीं होता। कोई आदमी बहुत जल्दी पचर पचर करता है, अपने आप को बलवान मानता है, दिखाता है, वो पित्त वालों का है। देखो बल के भी दो स्वरूप है। एक वो बलवान है जो दिखाता तो नहीं है कुछ भी, जैसे कफ वाला बलवान कैसे होगा, कुछ नहीं दिखाता, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बोलता ज्यादा नहीं है, लेकिन जब घुसा मारने का टाइम आएगा तो ऐसा मारेगा हमारा दीवार में छेद कर देगा। लेकिन पित्त वाले जो है वो भी बलवान होते, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़बड़ करेगा और थोड़ी देर में थक जाएगा वो। पित्त वाले फाफू फाफू ज्यादा करेंगे, बाद में होना कुछ है नहीं। मतलब पहले वो डराने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके भी आसपास में कोई आदमी बढ़ चढ़ करके चिक मार रहा है, बढ़ चढ़ करके चिल्ला रहा है, बढ़ चढ़ करके आपको डराने का प्रयास करता है, तो और बस इतना ही करता है, समझ लो वो पित्त वाला बल है उसका। लेकिन कोई आदमी सहज है, उसमें बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो रहा है ना, विचलित नहीं हो रहा है, सहज बन करके बैठा है, और उसको आपने छेड़ दिया और उसने गुस्सा आ गया और दे मारा, मुक्का मारा, तो मारा पूरा चिपका, क्योंकि उसके शरीर जो है इंटरनल उसका पावर बहुत ज्यादा होता है कफ वालों का। ये जितने भी सेक्स को लेकर के जो कहते हैं कि सर मेरा तो ऐसा होता है वैसा होता है, जो शिकायत लेकर के जो आपके पास आते हैं, वो सारे के सारे कौन से वाले होते हैं, या तो वायु वाले होंगे या पित्त वाले होंगे, ज्यादा तो पित्त वाले ही होते हैं। सर फलाना दवाई खाया फिर भी कुछ नहीं होता, 2 सेकंड में फुर। तो ये सारे के सारे कौन होते हैं, पित्त वाले होते हैं। कफ वाले उनमें कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर, उनके जो धातुओं का जो सार है वो भी बड़ा कठिन, मंद, स्थिर, गुरु ऐसा होता है। तो उसके बात करने के तौर तरीके से ही हमें उसके नेचर के बारे में पता चलता है। तो ये नेचर कौन क्रिएट करता है, ये नेचर क्रिएट करता है, थोड़ा मुझे पानी पिलाना। ये नेचर क्रिएट करता है जी उसके दोष, ठीक है। स्थैर्य बल गौरव, यानी उसके शरीर में भारीपन, संघात, है ना, और ये सारी चीजें पृथ्वी तत्व के संदर्भ में। उपचय करम, संघात उपचय करम, संघात उपचय करम। उपचय करम का एक शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे तो हम जान जान हम कहते हैं कि जो पित्त है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू पित्त। लेकिन एक्चुअली अगर सही मायने में अगर हम बताएंगे तो बेसिकली जो बल है वही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को उत्पादन करने वाला, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने वाला कौन है, शरीर बल है। शरीर जितना बलवान होगा उतना ही आपके चयापचय जिसे हम कहते हैं, यानी जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपके शरीर में जो पाचन जो व्यवस्थाएं हैं, वो उन सभी का संबंध चयापचय से है। तो वो किसके हाथ में है, ये सारे है जी पार्थिव महाभूत के। जब पार्थिव की हम बात करते हैं तो एंड में देखिए, यहां पर आपको मैंने स्क्रीन शेयर किया है, विशेष तस्य अधोगति स्वभाव। अब ये क्या बोलता है, ये कहता है अभी हमने जितनी भी बातें किया, चाहे वो स्थिर होने वाली बातें, चाहे बलवान, चाहे भारी शरीर में, चाहे उपचय वाली बातें जो किया, लेकिन इनमें से विशेष बात है वो जो कि अधोगति स्वभाव, जो पार्थिव है ना, उसका गति कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर चलने की उसकी गति है, अधोगति। यानी आपने रोटी खाया, अब वो रोटी ऊपर से नीचे की ओर जो जो खिसक रहा है, ये
आपके शरीर में स्थित जो पार्थिव तत्व है, ये उसका स्वभाव है। आपने पानी पिया, नीचे जा रहा है। आपने भोजन किया और वो भोजन डाइजेस्ट हो करके उसका मल, मूत्र, ये जो नीचे की ओर जा रहा है ना? ये ऊपर से नीचे की ओर रस, रक्त आदि जो जितने भी जो धातु है, वो जो खिसक रहा है, जो नीचे की ओर जो जा रहा है, अधोगति स्वभाव। तो नीचे की ओर खिसकाने वाला, बढ़ाने वाला, धक्का देने वाला, इस तरह का स्वभाव विशेष करके पार्थिव महाभूत में है। ये ऐसा हमें समझना चाहिए। ये बातें यहाँ बताया। ये कौन सी बात है? पार्थिव। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर में एक शब्द यहाँ और आया है, संघात कर। संघात कर का शाब्दिक एक अर्थ ये भी होता है कि शरीर को बढ़ाने वाला। जैसे हमने देखा ना कि भैया कोई आदमी कंटिन्यूसली मोटा होते जा रहा है, शरीर बढ़, अरे क्या बात है यार, आपको तो मैंने साल भर देखा था, बहुत छोटे थे, आप तो बड़े हो गए। ऐसा हम कहते हैं ना, वाह सर आपका बेटा कितना जल्दी बड़ा हो गया। तो शरीर का वृद्धि होने की जो व्यवस्था है, ये किसके अंतर्गत है? ये पार्थिव महाभूत के अंतर्गत। कोई आदमी बहुत जल्दी जल्दी लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी शरीर का विकास हो रहा है, इजिकल टू शरीर में पार्थिव तत्व के अग्नि बहुत अच्छा है। लेकिन शरीर का विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पार्थिव तत्व की जो व्यवस्था है वो। यहाँ पर एक अन्य शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि उसको, किसी चीज को ग्रहण करना, जैसे जो बाल है, बाल कभी भी झड़ रहा है ना? तो बाल झड़ रहा है, इसका मतलब पार्थिव जो पृथ्वी महाभूत है, उसके कर्म की हानि हो रही है, उसके अग्नि की कमजोरी हो रही है। शरीर में से कोई चीजें च्युत हो रहा है, कोई चीजें निकल रहा है, बिगड़ रहा है, उसके डिस्कलरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ लो पार्थिव तत्व के कर्म की हानि हो रहा है ना? डिस्कलरेशन हो रहा है, बाल काला था सफेद हो गया, ये ऐसा था वैसा हो गया, यहाँ से ये उड़ गया, झुर्रियां पड़ गई, ये हो गया। तो शरीर जो विकसित हो रहा था, नित्य प्रतिदिन जो शरीर में जो वृद्धि हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, जैसे कोई आदमी बूढ़ा हो गया है ना, बूढ़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? उसमें संघात उपचय नहीं हो रहा है। यानी क्या नहीं हो रहा है? कोई आदमी बूढ़ा हो गया, इसका मतलब उसके वृद्धि होने की जो व्यवस्थाएं हैं, धातु पुष्ट होकर के वृद्धि होने की जो व्यवस्था है, वो क्या हो गया? थमसा गया। जैसे एक स्त्री है, अभी कल परसों मेरे एक लेडीज आई थी, उसकी एग नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि 45 के एज हो गया, उसके बच्चे एक्सपायर हो गया, तो उसके वजह से वो चिंता व्यग्र थी। तो अब शास्त्र यहाँ क्या बोलता है कि भैया जो 40 वर्ष के बाद व्यक्ति के शरीर में कफ का जो ये जो स्थैर्य कर, है ना, ये जो संघात करने वाली, उपचय करने वाली, स्थिरता करने वाली कफ का ये जो कर्म है, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। यानी शरीर में जो पार्थिव का जो बहुत सारे जो व्यवहार जो शरीर में चल रहा था, जैसे छोटे बच्चों में होता है बुद्धि का विकास, मन का विकास, शरीर का विकास, इंद्रियों का विकास, फलाने का विकास, ढिचकाने का विकास, ये अचीव किया, वो प्राप्त किया, शादी हो गया, घर वाली को प्राप्त किया। तो ये जितने भी जो अचीव करने वाली जो बातें हैं, वो हमारे शरीर में पार्थिव महाभूत के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। तो 40 साल के बाद अचीव कुछ नहीं होता, होता है क्या? फिर क्या हो जाता है? सब कुछ डिस्ट्रॉयर होता है। हाँ जी, फलाना मर गया, ढिसकाना मर गया, ये चला गया, वो खराब हो गया, इधर हो गया जी, ये हो गया, वो गया, मतलब फिर बनता कुछ नहीं है। 40 के बाद क्या हो जाता है शरीर में? वायु, जो मृत्यु कारक है वो कौन है? दोषों में वायु है। उस वायु का आगमन 40 के बाद उसमें होता है। तो देखो कि चाहे वो आदमी कैसा ही तुरम खान क्यों ना हो, 40 के बाद उस व्यक्ति के स्किन में, जो उसकी जो स्किन है, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव हरकतें आना शुरू हो जाता है। यानी उसकी जो स्मार्टनेस है, उसका जो लाइटनेस है, उसके बोलने में मतलब वो बोलने में परिपक्वता उसमें आ सकता है।
क्योंकि वायु क्या है, वृद्ध जैसा है, वृद्धता को प्राप्त करने वाला। तो उसके वाणी में, उसके भाषा में परिपक्वता आ सकता है, बचपना नहीं रहेगा अब 40 के बाद, परिपक्वता। तो क्या हो गया, पृथ्वी तत्व की जो जिन्हें हमने अभी मेंटेनेंस करने, पृथ्वी तत्व जिस तरह से निर्माण हो रहा है, वो सारी चीजें वहां से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बात विशेष करके महाभूत के संदर्भ में ख्याल रखना है। इसी को बाद में हम दोषों के साथ जोड़ेंगे, इसी को बाद में हम धातुओं के साथ जोड़ेंगे, फिर वहां से हम समझेंगे कि ये बिगड़ता क्यों है, कैसे बिगड़ता है, किन किन कारणों से बिगड़ता है। निश्चित तौर पर ये जो महाभूत से रिलेटेड ये जो बातें हैं, उससे ही कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती होगी। किसी एक महाभूत से संबंधित चीजों का अधिक वो अगर अभ्यास करेगा तो वो दूसरी चीजों को खराब कर देगा, दूसरे महाभूत की कर्म की हानि हो जाएगी, तो उसका रोग वहीं से उत्पन्न होता है। तो चिकित्सा क्या करना है, जिस महाभूत की कर्म की वृद्धि हुई है उसको नीचे ले आना, जो दोष बढ़ा है उसको नीचे लाना, जो दोष घटा है उसको थोड़ा ऊपर ले जाना। तो दोष साम्य हो गया, धातु साम्य हो गया। बस यही स्वस्थ रहने का, स्वस्थ होने का एक मूल सूत्र है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर जल तत्व की बात अब हम करेंगे। सुश्रु संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 41 सूत्र क्रमांक 4। शीतस्तिमित स्निग्ध मंद गुरु, है ना, सर सांद्र मृदु पिच्छिल रस बहुल ईसत कषाय आम्ल लवणम मधुर रस प्राय आप्यम तत्। अच्छा, पहले आप्यम तक हम आ गए। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब यहाँ बहुत सारी चीजें यहाँ देखना, जहां हमने पृथ्वी महाभूत में जिसमें बहुत ज्यादा कठोरता है, बहुत ज्यादा कठिनता है, बहुत ज्यादा जो भारी है, जहां पर स्थिरता है, मंदता है, उसको हमने पृथ्वी माना। लेकिन अब हम जल किसको मान रहे, जिसमें मृदुता है, नरमपन है, जिसमें जिसमें चिपचिपा है, जिसमें गाढ़ापन है ना, जिसमें गाढ़ा है, जो चिकना है, जो मंद है, थोड़ा भारी भी है, गुरु गुरु भी है। जैसे जल है तो काफी ज्यादा जल उठाओगे तो भारी तो लगेगा ही, लेकिन वो जो 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 भारी है यानी जो गुरु है, वो कैसा है, वो गुरु भी चिपचिपा वाला, जिसमें द्रव की मात्रा ज्यादा है, जिसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा, जिसमें फैलने की व्यवस्था है। सर सर इज इक्वल टू क्या है, गुरु सर, है ना, तो सर इज इक्वल टू जो जिसमें फैलाव है, सरगुण इज इक्वल टू जिसमें फैलाव है। आप देखते होंगे ये सर का मतलब क्या है, आप देखो, आप किसी तालाब में जाओ, बहुत शांत है वो तालाब, पानी में कोई हलचल नहीं है, आप एक पत्थर उसमें डाल दोगे तो किस तरह से वो तरंग वहां से चारों ओर फैलता हुआ सा निकलता है ना। आपने देखे होंगे कि वो पत्थर डालते ही वहां एक तरह का तरंग वाइब्रेट वहां आपको दिखता है। तो वही वाइब्रेट को ही यहाँ उस जल में होने वाली तरंग, उसी को हमने यहाँ आयुर्वेद में क्या माना, यही सरगुण है। तो सरगुण हम जब चर्म रोग देखते हैं, किसी को लेप्रोसी हो गया, किसी को समथिंग ऐसा स्किन से रिलेटेड हो गया, तो कुष्ठ रोग जो हो गया आप देखते होंगे किसी किसी के चर्म विकार में, तो उसके अंदर रेडनेस टाइप का कुछ ऐसे घाव जैसा एक राउंड शेप में आप देखते होंगे, है ना, बड़े राउंड शेप में होता है, पहले छोटा था, फिर राउंड शेप में थोड़ा बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा हो गया वो, है ना। उसके सर, ये तो पहले बहुत छोटा था यहाँ पर, फिर धीरे धीरे सर ये बढ़ रहा है, इसके दायरा बढ़ रहा है, इसके किनारे बढ़ रहा है, पूरा ऐसे घुमावदार राउंड शेप में रोटी की तरह बन, इतना बड़े बड़े हो गए हर जगह। तो वो जो बढ़ रहा है, वो जो बढ़ना, यही जल महाभूत के सरगुण के वजह से हुआ है। बढ़ रहा है कोई राउंड शेप से कोई फैल रहा है, फैल रहा है, तो फैल रहा है इसका मतलब क्या है, ये भैया ये क्या है, ये सरगुण है। तो सांद्र का मतलब है गाढ़ा गाढ़ा सा है ना, सर का मतलब है फैलना, मृदु का मतलब बहुत नरम, पिच्छिल का मतलब होता है लसलसा, चिपचिपा, लसलसा, लसलसा, है ना, जैसे गोंद ले लिया
और बहुत ज्यादा वैसे, और उसको हाथ में लगाओ तो कैसा होता है, लस लसा सा। तो उसी को हम पिच्छिल गुण बोलते हैं। तो जिसमें अधिक रस युक्त है, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, जहां पर कीचड़ ज्यादा है, जहां पानी ज्यादा है, जहां कीचड़ ज्यादा है, तो वो क्या है, वो जल महाभूत है। जो इसका रस कैसा है, देखो किंचित कसाय। अब देखो किंचित कसाय पृथ्वी में भी हमने पढ़ा, लेकिन किंचित कसाय यहाँ पर रस बहुलम ईसत कसाय। तो ईसत कसाय, कसाय जो है वो सिर्फ पृथ्वी में है ऐसा नहीं है, ईसत कसाय का संबंध जल से भी है। तो ईसत कसाय मतलब, अब ये ईसत कसाय बहुत सारे द्रव्य पृथ्वी महाभूत प्रधान ईसत कसाय होते हैं, बहुत सारे द्रव्य जल महाभूत प्रधान ईसत कसाय होता है। आ रहा समझ में आपको? यानी बहुत सारे कसैला जो फल है वो पृथ्वी महाभूत को बढ़ा सकता है, या तो वह जल महाभूत को बढ़ा सकता है। मतलब है ना, उसके इसीलिए द्रव्य गुण द्रव्यों के बारे में हमें अलग से जानकारी होना चाहिए कि कौन सा वनस्पति में कौन सा गुण है। और वह अगर ईसत कसाय है यानी हल्का सा कसैला है, तो वो पृथ्वी वाला है या जल वाला है? पृथ्वी वाला जो कसैला है उसमें रुक्ष यानी रूखापन की अधिकता रहेगी, क्योंकि जहां रूखा होगा वो कठोर होगा, है ना। लेकिन ईसत कसाय अगर जल महाभूत वाला होगा तो वो रूखा नहीं होगा, वो लसलसा होगा। क्या? वो कैसा होगा? लसलसा होगा। तो वो जल महाभूत को रिप्रेजेंट करेगा, उस तरह का कसाय रस। तो देखो एक ही रस थोड़े कसाया है तो उसमें भी पृथ्वी और जल है। तो ये भेद हमें कहां से पता चलेगा? द्रव्य गुण विज्ञान, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देने वाला जो बुक है वहां पर। अब हालांकि एक बुक एक उसको लिखते हैं ई निघंटू, आप नोट करिए जरा, गूगल में जाइए, लिखिए ई निघंटू, लेकिन यहाँ पर सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, श्लोक हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है। तो आप लोग इसको पढ़ पाओगे तो अच्छी बात है। ई निघंटू, इसमें दुनिया में जितने भी द्रव्य गुण विज्ञान जड़ी बूटियों का बुक है, चाहे वो भाव प्रकाश हो, चाहे वो कैयदेव निघंटू हो, चाहे वो कोई भी हो, राज निघंटू हो, ये सुश्रुत निघंटू समथिंग ऐसा कुछ है। तो बहुत सारे बुक उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से लिख करके वो रखा हुआ है एक एक करके। लेकिन हाँ इतना है कि वो जो बड़े बड़े आयुर्वेदा कॉलेज जो प्रोफेसर उनके लिए है, मतलब प्रोफेसर वालों उनके लिए है, ये स्टूडेंट के लिए जो संस्कृत पढ़ने वाले, जैसे हम तो उसको पढ़ लेते हैं, मैं तो ज्यादातर उसी को देखता हूँ। क्योंकि संस्कृत के श्लोक में क्या होता है ना, छोटे शब्द होता है उसके भावार्थ बहुत बड़ा होता है, तो हम एक संस्कृत शब्द देख से ही हम निकाल लेते। आप लोग, हाँ, आप लोगों के लिए है या नहीं, अब देखो मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। समझ में आ जाए संस्कृत तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक आपके पास तो है ही। आप ना अगर द्रव्य गुण विज्ञान मंगाना है ना, तो आप लोग बुक का नाम नोट कर लो, कैयदेव निघंटु, नोट कर लो कैयदेव निघंटु। ये भाव प्रकाश निघंटु से भी बढ़िया है, लेकिन भाव प्रकाश निघंटु भी होना चाहिए। देखो भाव प्रकाश निघंटु मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक भी होना चाहिए, लेकिन कहिए जो हाँ, कहिए जो ये देखो भाव प्रकाश निघंटु है मेरे पास, तो ये भी आप मंगा लो, ये भी अच्छा है। इसमें ना ये भाव प्रकाश निघंटु में मैंने एक चीज देखा, इसके बोल दीजिए भाव प्रकाश पूर्व खंड। नहीं नहीं, ये तो इसमें दोनों ही खंड है। इसमें मतलब एक ही बुक है जिसमें सारे ही मतलब उन्होंने समेटा हुआ है। तो इसमें भाव प्रकाश निघंटु में मुझे बहुत सारी चीजें मतलब मेरे मतलब का नहीं रहा, मैंने मंगा तो लिया, लेकिन ये क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें लिखा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, बस छोटे शब्द में उसकी श्लोक लिखा हुआ हो वो मुझे सही लगता है। लेकिन वो चीजें कैयदेव निघंटु में है, कैयदेव निघंटु। अब इसमें भाव प्रकाश निघंटु में एक अच्छी चीज इसमें क्या है कि यहाँ पर जो भी किसी द्रव्य का, किसी वनस्पति का जो कोई भी प्रयोग है ना, एकल प्रयोग, जैसे मैं आपको यहाँ कोई एक चीज पढ़ के सुनाता हूँ। एकल प्रयोग जो बहुत कारगर होगा, बहुत जबरदस्त होगा, वो इन्होंने यहाँ लिख करके डाला हुआ है। और बहुत सारे ऐसे प्रयोग मैं जानता था, मैं देखा यहाँ पर तो वो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है यहाँ पर।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे चक्रवर्ड, चक्रमर्द बोलते हैं जिसको, है ना, जिसको पवाड़ बोलते हैं। तो पवाड़ के बारे में यहाँ इन्होंने लिखा है, जैसे इसके पत्तों का, यानी पवाड़ जो है, चक्रमर्द बोलते हैं जिसको, पवाड़ के पत्तों का काढ़ा बच्चों के विकारों में, विशेष करके दंतोद्भेद के समय, यदि मतलब कोई बच्चा, उसके दांत निकलने वाला है और उस समय उसको बुखार आ गया, है ना, तो बुखार अगर आ जाता है, दांत निकल, छोटा बच्चा है, दांत निकल गया, उसके वजह से बुखार अगर उसको आता है, तो इसके पत्ते का काढ़ा बच्चे को अगर हम देते हैं, तो मृदु विरेचन के रूप में इसको, मतलब इसको लेने से थोड़ा सा उसको लूज मोशन सा हो जाता है और उसके बुखार भी ठीक होता है, सारी चीजें उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, मुझे पता था, मैंने प्रयोग किया और मुझे अच्छा लगा था, किसी पेशेंट के, किसी बच्चे के ऊपर मैंने देखा यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे ये देखो, इसका एक और, इसका रस, यानी पवाड़ का रस भिलावे से उत्पन्न जलन, मतलब किसी ने भिलावा खा लिया या भिलावे के दूध, उसका तेल लगा हाथ में कहीं और उससे जलन हो रही है, तो वहां पर इसके रस निकाल करके ताजा अगर आप लगाते हो तो उसमें काम करता है। मैंने, गुरुजी आवाज़ ना कम हो रही है, पता नहीं ये आपके वहीं से है कैसे है देख लो। नहीं नहीं, आपके उधर से होगा। और किसी को कोई दिक्कत है आवाज में? नहीं नहीं गुरुजी। सर, आवाज ठीक आ रही है। हाँ ठीक है, और देखो, तो अच्छा, किसी अच्छी आवाज़ आ के, रही है। मैं बता रहा हूँ, किसी के फोड़े फुंसी हो गया है मतलब शरीर में, तो उसके पत्ते ले लो, उसको कूट पीस करके उसके फोड़े के ऊपर बांध दो, तो फोड़ा जो है जल्दी पक जाता है, पक जाता है। वातरक्ता गिद्धरसी संधिवात में भी इसके बांधने से वेदना कम होती है। इसके पत्तों को एरंड तेल में भूनकर दुर्गंध युक्त व्रणों में पोल्टिस करने से बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। एरंड के तेल में, एरंड का तेल में पवाड़ का जो पत्ता है उसको अच्छी तरह से पीस करके, मतलब उसको भूनना है, फ्राई करना है, और हल्का सा सुहागा सुहाता गरम गरम, वहां पर जहां दुर्गंध वाला, मतलब किसी का घाव हो गया, वहां मवाद आ रहा है और उसमें से बहुत, है ना, बहुत बहुत बुरा हाल है उसके, उस घाव में बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रहा है, मवाद निकल रहा है, उसके ऊपर अगर आप एरंड तेल में इसके पत्तों को भून करके लगाते हो, गरमा गरम पोल्टिस बांध देते हो, उसको ड्रेसिंग कर देते हो, तो ये बहुत जल्दी उसको लाभ देता है, ऐसा करके लिखा है। हालांकि ये सारे प्रयोग मैंने नहीं किया, वो दांत वाला मुझे पता था मैंने, लेकिन वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर इन्होंने ना अपना ये भाव ये रखा हुआ है, छोटे छोटे टोटके बोलते। अब ये टोटके आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत काम करता है, ये मतलब बहुत काम करता है। कोई एक पेशेंट आ गया, उसको आपने, देखो पैसे कमाने का अगर मैं सच कहूँ तो ये जो टोटका है ना, इस तरह की चीजें, ये बेसिकली उस दवाई के प्रभाव से वो काम करता है, वो हमारे लिए कितना अच्छा काम करता है। अक्सर मैं इसका उपयोग करता हूँ कि एक पेशेंट आया, उससे आपने अच्छा पैसे लिया और लेकिन आपने एक सामान्य कोई दवाई दिया, जबकि आपको लगता है कि मैं इसको जो बताऊंगा वो दवाई ने इसमें बहुत बेहतर काम करना है, वही इसको काम कर देगा। आप कहो भैया ऐसा है, ये वनस्पति देखा है? अगला कहेगा हाँ जी हाँ जी, हमारे बगल में। आपने कहना इसको ले आओ, तोड़ करके पीस करके उसमें लगाओ, और ये जो मैं दवाई आपको दे रहा हूँ रसायन है, बहुत महंगा है, इसको आप खाओ। आपने दवाई दिया, आपका भी कमाई हो गया। अब आपने उसको एक ऐसा योग बताया, वो योग के इस्तेमाल करते 2-3 दिन में रोगी ठीक हो गया। अब उस रोगी से आपने जो पैसे लिया, वो पैसे उसको चुभेगा क्या? नहीं चुभेगा, है ना? चुभेगा उसको, लगेगा कि डॉक्टर साहब ने पैसे ज़्यादा ले लिया। नहीं, क्योंकि अगला क्या बात है यार, मज़ा आ गया, एकदम चकाचक हो गया, ठीक हो गया। वो आपके सामने 10 लोग हैं, लेकिन अब वो भेद उसको थोड़ी पता है। तो ये कमाई करने का ये छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं, लेकिन मतलब वो बहुत अच्छा काम करता है। अपने प्रभाव से वो सारी दवाइयाँ इस तरह से काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इसीलिए मतलब गुरुजी आपने जो उपाय बताया है वो किसमें, भाव प्रकाश निघंटू में है या दूसरी बुक में है? भाव प्रकाश निघंटु में है। तो संस्कृत में है गुरुजी, फिर कैसे पढ़ेंगे हिंदी में जैसे? है, वो तो हिंदी में है ना। भाव तो प्रकाश निघंटू। हाँ,
चलिए एक सेकंड, हाँ अब एकदम एकदम ध्यान से सुनना है। तो जल महाभूत का मतलब क्या है? जो ठंडा है, शीतल, जो ठंडा है। अब देखो शीतल जो है वायु में भी है, वायु में महाभूत में भी, लेकिन वायु महाभूत का शीतल कैसा है? ड्राई है ना, रूखापन वाला शीतल है। और जल महाभूत वाला शीतल कैसा है? गीला गीला वाला शीतल है, ठंडा है, जिसमें लिक्विड फॉर्म ज्यादा है, जिसमें तरल पदार्थ ज्यादा है, जिसमें गीला गीलापन, गाढ़ापन, लसलसापन। इसके रस क्या क्या है? तो देखो, ईसत कषाय तो हो ही गया, किंचित कषाय है ना, आम्ल, लवण, मधुर। आम्ल और लवण रस युक्त और अधिक मात्रा में मधुर रस युक्त द्रव्य ये जल महाभूत से रिलेटेड है। तो देखो जरा, ईसत कषाय यानी कुछ कुछ कषाय, कषाय कुछ थोड़े बहुत कषाय जल, अम्ल लवण, अम्ल रस और लवण रस में भी जल है, अम्ल में भी जल है, लवण में भी जल है, ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में मधुर रस है। तो देखो मधुर रस पृथ्वी में भी है और जल में भी है। हमें उसके बाकी के गुणों को देख करके डिसाइड करना है। मतलब कोई आदमी कहता है सर मैं, जैसे आपके सामने एक पेशेंट आया, सर मुझे डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज हो गया है, कफ बढ़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये जलमाभूत से डायबिटीज है या पृथ्वी से डायबिटीज है। आपने पूछा, उसने कहा कि सर मैं मीठा बहुत ज्यादा खाता हूं, तो मधुर रस का संबंध पृथ्वी से भी है, जल से भी है। तो सिंपल सी बात है भैया, जहां पृथ्वी के बाकी गुण दिख रहा है, क्या क्या है बाकी? स्थिरता है ना, गुरु है, भारीपन है, उसमें स्थिरता है, मंद है, कम बोलता है, मंद है, शरीर में बहुत ज्यादा गीलापन नहीं है, कुछ कुछ रूखापन है, क्योंकि पृथ्वी जो है थोड़ा रूखा रूखा सा है और जल जो है गीला गीला सा है। और तो इसका मतलब है पृथ्वी गुण प्रधान, मतलब कफ बढ़ा हुआ है जिससे उसको डायबिटीज हो रहा है। जल है तो जल प्रधान, अगर उसने उसके शरीर में मधुर रस बढ़ा हुआ है तो मुंह से थूक ज्यादा आएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का संबंध पृथ्वी से है और ट्राइग्लिसराइड का संबंध जल से, नोट कर लो इसको। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का संबंध जल से भी हो सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का संबंध ना ज्यादातर पृथ्वी से होता है। ऐसा जब आप बहुत सारे रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध कफ से है, ट्राइग्लिसराइड का संबंध पित्त से है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध पृथ्वी महाभूत से है, ज्यादातर पृथ्वी महाभूत से कोलेस्ट्रॉल का संबंध। मतलब उसके पृथ्वी से है का मतलब है कि उसके गुण कर्म वैसा होगा। मतलब किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस आदमी में बहुत ज्यादा आलस्य, बहुत ज्यादा सुस्ती, बहुत ज्यादा शरीर में हैवीनेस होना बहुत जरूरी है, होता ही है वो, आप देख लो। तो ये सारा गुण किसका है? पृथ्वी का है। और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो आदमी में या तो पित्त का गुण रहेगा या तो कफ के जल का गुण रहेगा ट्राइग्लिसराइड में, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का संबंध जल अग्नि से है। और उसमें चंचलता, उसमें गुस्सा, उसमें नफरत, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें खाने का, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, ये सब के सब गुण उसमें दिखता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में। तो निश्चित तौर पर ट्राइग्लिसराइड का संबंध जल से है। तो देखो, किंचित कषाय, अम्ल, लवण, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, जैसे सेंधा नमक हो गया, फलाना ढिसकाना हो गया। तो किसी के शरीर में जल तत्व बढ़ा हुआ है, उसको खट्टा बंद कर दो, नमक बंद कर दो, मीठा भी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये सब के सब जल तत्व को बढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादातर लोगों में फैटी लिवर होता है, तो फैटी लिवर है और उसके शरीर में जल तत्व की वृद्धि है। नाड़ी में एकदम स्पष्ट पता चलता है कि ये पृथ्वी वाला नाड़ी है, जल वाला नाड़ी है। अब आप लोग बहुत बोरिंग हो जाते हो कि सर ये भी सिखाया, वो भी, क्या क्या देखे क्या नहीं देखे। तो मैं कभी भी आज तक मैंने ये 5 महाभूत वाला मैंने कभी भी नाड़ी में सिखाया ही नहीं अभी तक। मैंने 1-2 बार पहले ट्राई किया था, लेकिन सारे लोग भाग गए, सारे मतलब कोई बचे ही नहीं, बहुत कम ही लोग बचे। मैं कहा फिर कोई फायदा ही नहीं है फिर तो ऐसे। तो नाड़ी से भी हम ये पंच महाभूत हम नाड़ी से भी बहुत बढ़िया पकड़ सकते हैं।
अगर आप लोग कहोगे तो, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जिसने नाड़ी सीखा हुआ है, तो ये महाभूत के में आपको ये महाभूत सीखने के तरीका में आपको सिखा सकता हूँ कि नाड़ी से हमें कैसे महाभूत दिखना है। लेकिन बशर्ते ये है कि आप सभी लोग यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने हमारे नाड़ी सेशन नहीं लिया हुआ हो। फिर उसके लिए फिर वो भग जाएगा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। चलिए, तो अब हमने क्या देखा कि कफ के क्या-क्या गुण है, वो हमने देख लिया। अब कफ का देखो कर्म क्या-क्या है, तो कर्म है जल का क्या-क्या गुण है वो हमने देख लिया। अब जल का कर्म क्या है, शरीर में स्नेहन यानी चिकनाई पैदा करना, प्रहलादन मन को तृप्त करना, आर्द्रता शरीर को, मन को, हमारे इंद्रियों को आर्द्र यानी गीला करना, बंधन शरीर को बांधना। हालांकि ये बांधना जो है ये पृथ्वी में भी है, लेकिन बंधन बंधन का मतलब शरीर को बांध करके रखना। बांध करके रखने का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके शरीर के किसी एक कोने में चोट लग गया, वहां से ब्लड आ रहा है, तो हमारे शरीर के बहुत सारे कफ में जो जल महाभूत है, वो उस घाव के इर्द गिर्द आकर के क्या करता है, उस ब्लड को रोकने का प्रयास करता है। वहां होने वाली जो न, उस वहां पर जो डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पर जो क्षति हो गया है, उसको रिपेयर करने का वो प्रयास करता है। तो ये कौन करता है, जल करता है। तो इसीलिए उसको बंधन इस शब्द से यहाँ पर संबंध किया है। देखो, स्नेहन, लादन, क्लेदन, बंधन, विसंदन, करम इति। तो बंधन इजिकल टू हमारे शरीर को बांधना। बांधना क्या, शरीर के अंतर मतलब शरीर के अंदर कोशिकाओं में, इन इन स्थानों में जो क्षति हो रहा है और उसको रिपेयर करना, बंधन, उसको बांधना, उसको चारों ओर से उसको, है ना, क्लीन न करना, सुइन न करना बोलते संस्कृत में। तो उसको आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो, विस्यंदन बोलते हैं, है ना, विश्रावण, विस्यंदन इज इक्वल टू उसका बंधन करना, उसको विश्रावण करना। ये सब का सब जो काम किसका है, जल का है। तो आप्य आप्य आप यानी जल, इसको ध्यान देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे जरा तेज यानी अग्नि महाभूत। तो अग्नि का देखिए सूत्र क्रमांक 5, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष, खर, लघु, विशद, रूप, गुण, बहुलम, ईसद, अम्ल, लवण, कटु रस, प्रायम, विशेषता, ऊर्ध्व गति स्वभाव। ये लो जी, गति स्वभाव जल में नहीं बताया, कफ में बताया। कफ का गति स्वभाव कैसा है, नीचे की ओर बहना, नीचे की ओर धक्का मारना, किसका गति है, पृथ्वी का। अब यहाँ पर अग्नि के लिए बता रहा है ऊर्ध्व गति। चलो, उष्ण, तो ये जल महाभूत कैसा, अग्नि महाभूत कैसा है, उष्ण, गर्म है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी मिर्च, मसाला, सरसों, ये सारे कैसा है, तीखे है। तो मान लीजिए किसी का अग्नि महाभूत शरीर में कमजोर है या मतलब बढ़ा हुआ है, यानी डिसबैलेंस हो रखा है, तो उसको क्या है, शरीर में कोई तीखी चीजें उसको सूट नहीं करता। क्या, उसको कोई भी तीखी चीजें सूट नहीं करता। सरसों का तेल उसको सूट नहीं करता। आजकल लोग कहते हैं ना कि भैया ऐसा है, सरसों का तेल नहीं लेना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट में आता है ना। तो सरसों का तेल किसने नहीं लेना है, जिसके शरीर में तेजस गुण यानी अग्नि महाभूत जिसके शरीर में अधिक मात्रा में बिगड़ा हुआ है, अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, डिसबैलेंस हो रखा है, तो उसको सरसों का तेल नहीं लेना है, काली मिर्च नहीं लेनी, जितने भी जिसमें गरम गरम चीजें हैं, तीखी चीजें। फिर वो जो तीखा चीजें हैं, तीखा चीजें का मतलब सिर्फ काली मिर्च, सरसों ही नहीं, बल्कि जैसे बर्फ जो होता है बहुत तीखा होता है। तो जिसके शरीर में अग्नि महाभूत गड़बड़ा गया है शरीर में, अगर वो बर्फ खाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ मुंह में लगाने से तीखापन महसूस होती है। क्या, मुंह में लगाने से तीखापन महसूस, जैसे
आपका मिर्च हो गया, मसाला हो गया, दालचीनी हो गया, ये समा बच नाम का एक वनस्पति आता है। अब वो मिर्च काली मिर्च जैसे तो है नहीं वो, लेकिन वो तीखा है। बर्फ काली मिर्च जैसे तो है नहीं, लेकिन बर्फ जैसे हाथ में तो बड़ा तीखा होता है। कोई आदमी बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला तुरंत ऐसा एकदम जिसके नाक के टिप में गुस्सा भरा पड़ा है, वो भी क्या है, उसके संगति करने से भी शरीर में अग्नि मतलब तेज गुण की वृद्धि होती है, यानी अग्नि महाभूत की वृद्धि होती है, ऐसे बताया गया है। तो मिर्च मसालेदार चीजें वो पता चल ही जाएगा सर, उसको मैं जैसे ही स्पाइसी खाता हूँ तो जीभ में ऐसे जलन होती है, जीभ में दाने-दाने हो जाते हैं, घाव जैसा बन जाता है। कोई भी ऐसे तीखी चीज़ें खाता हूँ तो ऐसा हो जाता है। अगला अगला सीधा ही बता रहा है, हाँ जी, उसके तो तेज महाभूत की से संबंधित बातें ये बता रहा है। तो जहाँ तीक्ष्ण गुण है, जहाँ सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म, जैसे मान लो काली मिर्च इधर खाया और आँखों से आँसू आ जाता है। तो काली मिर्च के अंदर तीखा तो है, लेकिन सूक्ष्म गुण भी है। सूक्ष्म गुण एकदम आँखों में पहुँच जाता है फटाक से, है ना? तो ये क्या कौन-सा गुण है? सूक्ष्म गुण की बदौलत ये सारी चीज़ें हो रहा है। लेकिन तेज में एक और गुण है जिसका नाम है रुक्ष। तेज यानी अग्नि महाभूत समझने वाली बात है। अब ये हाइपर एसिडिटी में ना इसको हम देख सकते हैं। जिस किसी का हाइपर एसिडिटी में पित्त तो बढ़ा है, लेकिन रुक्ष गुण से बढ़ा है, तो उसमें जल की कमी होगी, अग्नि की रूखा गुण वाला अग्नि बढ़ेगा। देखो यहाँ ध्यान से देख लो, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष। तो यहाँ अग्नि में रुक्ष गुण भी है। तो ये रुक्ष गुण कौन सा है? जिस पित्त में देखो, पित्त में दो गुण है, दो महाभूत है ना, एक जल महाभूत है और एक अग्नि महाभूत है। किसी भी व्यक्ति के पित्त में जल और अग्नि ये दोनों चीजें बैलेंस में होना चाहिए, है ना? जल महाभूत तो खत्म हो गया, जल महाभूत तो है ही नहीं, सिर्फ अग्नि महाभूत है। तो वह आदमी को अगर हाइपर एसिडिटी हुआ है तो हमें क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? उस व्यक्ति को हमें कामदूदा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? उस आदमी को सूत से का रस दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जहाँ सूत से का रस जो है जल महाभूत प्रदान ऐसे हाइपर एसिडिटी में सूत से कर देना है। अग्नि महाभूत प्रदान हाइपर एसिडिटी में आपको कामदूदा देना है। ये चीज आपने ध्यान देना है। पित्त के आम अवस्था में कामदूदा देना है, निराम अवस्था में सूत शेखर देना है। चलो वो तो द्रव्यों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जरूर ध्यान देना है कि जो अग्नि है, पित्त में है अग्नि, तो अग्नि जो है कैसा है? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष, खर, लघु, विशद। तो रुक्ष भी है, ये ध्यान देना। वो रुखा है, रुक्ष है, इसका मतलब क्या है? हमने ग्रहणी में एक चीज हमने पढ़ा था कि उस आदमी को भस्मक रोग हमने पढ़ा था। ग्रहणी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितनों को याद है? भस्मक रोग का मतलब है कि आपको जितना मर्जी खाओ उतना और भूख लगे। अभी खाया फिर भूख लगा, फिर खाया फिर भूख लगा, शरीर के जो स्किन है एकदम पपड़ी जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? शरीर का जो स्किन है त्वचा का, वो पपड़ी जैसा बन जाता है एकदम। आप यूट्यूब में देख लो, इधर उधर देखो या कहीं पर भी गूगल में सर्च करो भस्मक रोग, तो एकदम पपड़ी जैसा बन जाता है, बहुत भूख लगता है उसको। वहां क्या हो जाता है? वहां यही अग्नि महाभूत जो है शरीर में, पंच महाभूत में जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, हाइपर हो जाता है। और वह अग्नि अपने रुक्ष गुण से बढ़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा ड्राइनेस उसमें दिखता है रुक्ष गुण से। तो यहाँ जो अग्नि जो है, जो अग्नि है वो तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, सूक्ष्म से बड़ा है। सूक्ष्म गुण से अगर अग्नि बढ़ता है तो उसकी मानस विकृति, मन में उसका बहुत ज्यादा, जैसे वो उन्माद जैसी अवस्थाएं आ जाती है। पित्त बढ़ गया, जैसे हो जाता है ना कि भैया ये हो गया, पैरालिसिस हो गया, सिर में अटैक हो गया, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया, ब्रेन में अटैक हो गया, ब्रेन में ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। वो भैया सूक्ष्म गुण के वजह से एकदम तीखा चला गया पित्त सूक्ष्म गुण से ब्रेन में,
क्योंकि उसको रोक नहीं सकता कोई। सूक्ष्म बहुत छोटा होता है उसका स्वभाव, लेकिन बड़ा तीखा उसका गुण होता है। तो रुक्ष गुण से जो है, अब रुक्ष गुण का संबंध किसके साथ है? वायु के साथ है। अब आजकल के समय में ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि लोगों के शरीर में उदावर्त जैसी स्थिति, यानी शरीर में वायु बढ़ा हुआ रहता है। आजकल का खान पीन तुम चाहे जितना मर्जी प्रयास करो, वायु तो बढ़ता ही बढ़ता है। कोई भी आदमी आज के समय में, आज के दिनचर्या के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जितना मर्जी प्रयास करेगा, वायु तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वायु में भी रुक्ष गुण है और पित्त में भी रुक्ष गुण है। मान लीजिए किसी का पित्त बढ़ गया रुक्ष गुण से, और वायु में भी रुक्ष गुण है, तो वायु के रुक्ष गुण को भी बढ़ाएगा, और वायु रुक्ष गुण से जब बढ़ेगा और पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ, जैसे सती, सती का नाम सुना है आप लोगों ने? शिव जी की पत्नी सती। सती की कहानी सुने होंगे। दक्ष प्रजापति के अक्सर लोग बताते हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के सती माता ने कूद वहां से कूदा और उसके अंदर जाकर के आग में जल गए हवन कुंड में, ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन ये सर्वदा सत्य नहीं है। वो योगी थी, वो तपस्विनी थी, और उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से उसके शरीर में स्थित जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि में जल तत्व को खत्म कर दिया। तप अपने तपस्या के बल से उसमें रुक्ष गुण आ गया, उस अग्नि को बढ़ाया जो रुक्ष गुण प्रधान है। समान वायु को दिया धक्का, समान वायु रुक्ष गुण से बढ़ा, दोनों रुक्ष रुक्ष मिल गए और समान वायु मारुत इति था। मारुत जो वायु है वो, उस समान वायु ने क्या किया, व्यान वायु और समान वायु को उन्होंने योग बल से बढ़ाया, और जो जठराग्नि के रुक्ष गुण प्रधान अग्नि को उत्पन्न करके व्याप्त कर दिया पूरे शरीर में व्यान वायु ने। तो शरीर के इंटरनल सारे के सारा पार्ट ऐसे जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया कहानी। अग्नि के अंदर प्रवेश नहीं किया। अब लोग दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए, अब ये आयु मतलब ये शरीर विज्ञान की बातें कहाँ हम किसी को बताते फिरेंगे। इसीलिए एक रूपक बना दिया कि ऐसा है, कुंड के अंदर घुस गई। तो बेसिकली हमारा शरीर के अंदर जो जठराग्नि है, वो भी तो किसी अग्नि कुंड से कम थोड़ी है। उससे हमारे शरीर के अंदर ही कुंड है, 24 घंटे हम लिए घूम रहे हैं उसको। तो उसी अग्नि कुंड से अग्नि को उन्होंने इस विधि से, जो रुक्ष गुण प्रधान पित्त है, रुक्ष गुण प्रधान वायु है, दोनों को टच किया, समान वायु व्यान वायु को, उस अग्नि को लेकर के चारों ओर फैला दिया, शरीर के अंदर पूरा उसने जला दिया। ऐसा काम हम भी कर सकते। बड़े बड़े जो योगी तपस्वी है, मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के अंदर के इन ऊर्जाओं को उत्पन्न करके वो बड़ा आनंदित होते थे। शरीर को भस्म करना, शरीर को नष्ट करना, किसी को आशीर्वाद देना, किसी को श्राप देना, ये जितनी भी जो क्रियाएं होती है, ये हमारे शरीर के इन कफ पित्त और वात के जो कर्म हैं, उसी से वो खेलते हैं। कर्म तो चल ही रहा है। अगर आप योगी हो, अगर आप तपस्वी हो, और आपको वह विधि समझ में आ गया या पता चल गया तपस्या के माध्यम से या किसी, है ना, अभ्यास से, कि भाई समान वायु है, व्यान वायु है और जठराग्नि है, तो आप योग के माध्यम से उस जठराग्नि को आप उत्पन्न कर सकते हो। सारे समूचे शरीर के रोग को आप समाप्त कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग है, तो निश्चित तौर पर उसकी अग्नि की कमजोरी की वजह से। तो आप अपने योग बल से, अपने तपस्या से या योग बल से या अभ्यास से, अभ्यासात प्राप्यते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धियां प्राप्त होती है। ये शब्द है ना, अभ्यासात प्राप्यते सिद्धिम, अभ्यास से ही तो सिद्धि मिलती है। जैसे आप लोग आयुर्वेद उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अभ्यास कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो सुनने का, समझने का। सर संस्कृत में बोलते, बड़ा कठिन दार्शनिक शब्द बोलते, समझ में नहीं आता, सर कान के ऊपर से निकल जाता है, दिमाग में नहीं आती, आपकी क्लास सुनते वक्त नींद आती है, फलाना ढिसकाना, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, अभी आप अभ्यास कर रहे हो, आदत शरीर को बने नहीं है। धीरे धीरे आदत बनेगा तो अभ्यासात प्राप्ति सिद्धि, तो आप बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। तो देखो, सूक्ष्म है, रुक्ष है, खर, खर यानी रफ है, स्पर्श, उसका जो स्पर्श खर स्पर्श है, रफ रफ है। हल्का है यानी लघु है। विशद यानी स्वच्छ है। विशद गुण देखो पित्त में आ गया, विशद गुण किस में भी आ गया, पित्त में भी आ गया। लेकिन ये विशद गुण जो है अग्नि महाभूत के संबंध में है। विशद का मतलब है वही हो गया कि एक बहुत ज्यादा कीचड़ था और उसके ऊपर आपने
हीटर लगा दिया, पंखे वाला हीटर, और हीटर थोड़ी देर में क्या कर देगा, उस कीचड़ को धीरे धीरे सुखा देगा। तो उस हीटर के अंदर वो सुखाने वाली कैपेसिटी क्या है, कौन सा गुण है, उसी गुण को हम क्या बोलेंगे, विशद गुण बोलेंगे। विशद गुण यानी किसी चीज को निर्मल कर देना, ये विशद गुण है। तो ये विशद गुण किसमें, ध्यान देना, ये विशद गुण अग्नि में है, विशद गुण वायु में भी है, लेकिन विशद गुण ये ध्यान देना अग्नि में भी है ना, विशद गुण। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि देखो अग्नि महाभूत में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, जैसे सूक्ष्म है, रुक्ष है, खर है, लघु है, विशद है, भैया सबके सब ये वायु से संबंधित है, यानी ये सभी वायु में भी है। तो हमारे शरीर में कफ पित्त वात आपसी रिलेशन से काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, पित्त में कुछ ऐसे गुण हैं जो वही गुण वायु में है, और पित्त में कुछ ऐसे गुण हैं और उसके जस्ट वो गुण वायु के विरोधी है। जैसे एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, बीजेपी के 50 विधायक है और कांग्रेस के एग्जाम्पल 50 विधायक है। बीजेपी के 50 में से 10 विधायक का संबंध कांग्रेस के किसी 2 या 3 विधायक के साथ बहुत अच्छा उनका पारिवारिक रिलेशन है, ऐसा हो सकता है। जब भी कभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अच्छी तालमेल होगी तो वही 2-3 जो जिनके पारिवारिक संबंध है, उन्हीं के माध्यम से वो रिलेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनका आना जाना चलता रहता है। आ रहा है समझ में आपको? तो कफ पित्त और वायु में भी वही संबंध, देखो रुक्ष गुण पित्त में भी, अग्नि में भी, अग्नि गुण प्रधान पित्त में है, और वही रुक्ष गुण आकाश गुण प्रधान वायु में भी है। वायु गुण वायु में भी है, आकाश में भी है रुक्ष। तो देखो रुक्ष सहधर्मी दोनों में हुआ कि नहीं हुआ, अग्नि में भी, पित्त में भी हुआ, वायु में भी हुआ। अब ये दोनों रुक्ष और रुक्ष मिलेंगे और कुछ अच्छे या बुरे काम करेंगे, दोनों मिल करके, संयोगाद उभयार्थकृत, अभी हमने पढ़े थे ना, संयोगाद उभयार्थकृत, दाहकृत तेजसा युक्तम। तो दोनों ही आपस ही मिलकर के तीनों दोष शरीर में काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो अपने गुणों के स्वभाव से करते हैं, जैसे रुक्ष पित्त में भी, रुक्ष वायु में भी। अब देखो किंचित अम्ल और लवण, अब देखो अग्नि जो तेज है, जो अग्नि महाभूत है, उसका किंचित अम्ल यानी थोड़ा सा अम्ल। तो ये अम्ल जो है, जो खट्टी चीजें हैं, थोड़ा सा खट्टी चीजें अग्नि को बहुत कम मात्रा में बढ़ाता है, लेकिन खट्टी चीजें जल को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाता है। मान लीजिए कि किसी का फैटी लीवर हो गया या किसी का हाइपर एसिडिटी हो गया, और उसके पीछे का संबंध जल से, जल महाभूत से है, तो निश्चित तौर पर उसको अम्ल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका अधिक संबंध जल से है। लेकिन किंचित अम्ल, थोड़ा सा अम्ल जो है वो अग्नि महाभूत। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई बोलता है सर जैसे खट्टी चीजें खाने से सिर में दर्द होती है, तो तुरंत ही समझ लो कि जो जल महाभूत है, उस जल महाभूत की सारे नाटक चल रहा है उसके शरीर में। तो जल के विपरीत काम कर दो उसके, उसको कहो भैया पानी बिल्कुल ना पिए। अब ये कहना बड़ा लोगों के लिए अटपटा होता है, अरे सर आप क्या कहते हो, फलाने डॉक्टर के पास गए थे, 2000 रुपया उसका फीस था, आप तो 10 रुपया ले रहे हो। 2000 वाला डॉक्टर ने कहा है कि भैया पानी ज्यादा पियो, रात को सो जाओ पानी, सुबह भी पानी, दोपहर को भी पानी, आप कहते हो पानी, आप खड़िया बटन लगते हो, आह बोलेगा अगला, अरे सर आप तो पानी पीने के लिए मना करते हो, पानी तो पीना चाहिए सर, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो पानी की बात ये समझ लो, जहां एसिड है, हाइपर एसिडिटी है, और उसके शरीर में जल महाभूत है, तो निश्चित तौर पर उसको पानी के लिए मना करना है। पानी वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो खट्टे चीज में पानी हो। अब खट्टा चीज तो जो है ऑलरेडी जल महाभूत के लिए तो यहाँ पर बताया ही है कि जल अधिक मात्रा में जो अम्लता है वो किंचित कषाय अम्ल और लवण रस युक्त, हाँ किंचित कषाय है, लेकिन अम्ल और लवण तो पूरा पूरा है जल में। ठीक है, तो अम्ल रस का संबंध जल से है, बस ये समझ लो। जहां अम्ल रस लेने से, खट्टी चीजें लेने से किसी को प्रॉब्लम होती होगी,
किसी के सिर में दर्द होता है, चक्कर आता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होता है, समझ लो गुरुजी जल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है। मतलब कुछ भी हो, फिर तो इन्फेक्शन होना वो भी तो वही बात है ना, इन्फेक्शन इज इक्वल टू पित्त, एलर्जी इज इक्वल टू पित्त। पित्त जब बढ़ता है ना तो क्या क्या होता है, ज्यादातर पैर के तलवे में जलन होना, इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना, छाती में जलन होना, एसिड होना, आंखों में जलन होना, आंखें थोड़ी थोड़ी लाल होना, जीभ, मतलब यहाँ से सामान्यतः हमें पता चलता है कि इसके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। लेकिन पित्त बढ़ा हुआ है कहना उतना परफेक्ट नहीं है। हमें कहना होगा भाई इसकी पित्त जो है जलमावुत प्रधान पित्त है या अग्निमावुत प्रधान पित्त है। जिसने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है, कहीं कहीं सुना है, जैसे अभी अभी हम यहाँ पर बहुत सीरियसली हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से हीरो बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमें आयुर्वेद की भाषा हमारा एकदम सेलेक्टेड होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए कि भैया इसका पित्त बड़ा है, जल वाला है या अग्नि वाला है। बीएमएस एमडी किए हुआ डॉक्टर भी 10 बार सोचने को मजबूर हो जाए कि यार ये बंदा बीएमएस एमडी तो है नहीं, लेकिन बातें बड़ी जबरदस्त करता है। तो अग्नि की बात अभी हम कर रहे हैं। किंचित अम्ला और लवण, देखो अब लवण रस और अम्ल रस, थोड़ा सा अम्ल लेकिन लवण रस, लवण रस, ठीक है, कटुरस, कटुरस। अब ये कटुरस जो है अधिक मात्रा में है अग्नि के लिए, लवण और अम्ल अल्प मात्रा में है, कटुरस अधिक मात्रा में है। मतलब किसी ने कटुरस ले लिया, अब मान लीजिए कि किसी आदमी का जल तत्व बढ़ा हुआ है, यानी जल से पित्त बढ़ा हुआ है, और वो अगर वो काली मिर्च लेता है तो उससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो रुक्ष गुण से अग्निमाभूत को बढ़ा रहा है। अब ये देखो कि किसका ऐसा होता है, तो जो आदमी देखो 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में हमारे शरीर में जल और अग्नि दोनों ही प्रकृति के हिसाब से बैलेंस में रहता है। कफ का टाइम क्या है, सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक कफ का टाइम। उस कफ में कौन कौन से है, पृथ्वी और जल, इसको क्रमशः नोट करो। जब 6 बजता है ना सुबह, तो सबसे पहले पृथ्वी महाभूत की क्या हो जाती है, प्रादुर्भाव होता है पृथ्वी का। तो जिसके शरीर में पृथ्वी बढ़ा हुआ होगा ना, उसको सुबह 6 बजे उठने में बड़ी दिक्कत होती है। एकदम ये आप समझ लो, एकदम महाभूत को मैं आपको एकदम आज इसके एबीसीडी पूरा ही मैं समझा रहा हूँ। सुबह 6 बजते ही सबसे पहले कफ जब शरीर में बढ़ता है, तो पहले उसके शरीर में पृथ्वी महाभूत का प्रभाव बढ़ता है। तो धीरे 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 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में पृथ्वी के साथ साथ जल का भी संबंध होता जाता है। तो देखो जिसके शरीर में कफ बढ़ा है और वो बंदा कहता है सर सुबह उठने में बड़ी दिक्कत आती है, नींद तो खुलती है लेकिन उठने का मन नहीं करता, समझ लो पृथ्वी का काम हो रखा है इसके ऊपर। किसी किसी को 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में हरकतें होती है शरीर में, समझ लो कफ में जो जल है उसकी गड़बड़ी है। 10 से लेकर के 2 बजे का बीच का जो टाइम है, चाहे दोपहर का हो चाहे रात का हो, सबसे पहले वो पित्त का समय है ना 10 से 2 बजे, तो सबसे पहले क्योंकि ऑलरेडी पहले जल तत्व तो कफ का जल तत्व शरीर में समाहित है, धीरे धीरे पृथ्वी तत्व हटता जाता है, जल तत्व शरीर में काम करता जाता है, जल की अधिकता रहती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है 10 बजे सूर्य भगवान एकदम ऊपर आ गए, अब उसी जल में अग्नि का संधान होना शुरू हो जाएगा, यानी पृथ्वी का संधान होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी तो इसका सॉरी ऋतु पित्त का, हाँ जी एक ऐसा सेकंड, पहले सर्दी। पहले पहले मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर बाद में, अभी रुको जरा, दिमाग में आ रहा है, नोट करो, अभी बोलना नहीं। तो जैसे 10 बज जाता है तो कफ का कर्म कम होता हुआ जाता है, कफ का गुण, कफ का धर्म, कफ का व्यवहार कम होता जाता है, अब पित्त का शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय पित्त जो है, पित्त अभी जल तत्व
अपने जल के गुण से, जल महाभूत के गुण से धीरे धीरे शरीर में काम करना शुरू करता है, यानी जल तत्व बढ़ता है। 10 से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक जल पृथ्वी पित्त दोष प्रधान जल में वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तब उस आदमी को भूख लगना शुरू होता है। कम से कम भी 10 बजे भूख लगना शुरू होता है। लगा लो कि 10 बजे उसको, अगर सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि सुबह देखो ब्रेकफास्ट के समय हमारा सुबह 8 ही बजे हम कुछ खाते हैं, और वो जो है 8 बजे किसका टाइम होता है? जल तत्व प्रधान कफ का। उस समय हम बहुत सारे चीजें भोजन कर लेते हैं, और वो बहुत गलत बात है। अब देखो जैसे 10 बज गया, सूर्य भगवान ऊपर आ गए, शरीर में अग्नि यानी कि हमारे शरीर में जो पित्त है, उस पित्त में जो जल तत्व है वो अपना कर्म शुरू करता है। तो धीरे धीरे अब आपका 10 साढ़े 10 होते ही भूख लगना शुरू हो जाता है, अगर आपका नैसर्गिक प्राकृतिक शरीर है तो। साढ़े 10 11 साढ़े 11 बजे तक, या हाँ साढ़े 11 10 से साढ़े 11 बजे तक आपके शरीर में जो जल है ना, पूरा पित्त के स्वभाव से परिपूर्ण हो जाता है। 11:30 तक, 11:30 से लेकर के उधर, हालांकि सभी व्यक्ति के शरीर में एक समान गुण धर्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी 11:30 से लेकर के 11:45 के बाद उस आदमी के शरीर में अब धीरे धीरे अग्नि तत्व बढ़ता जाता है, यानी अग्नि तत्व प्रधान पृथ्वी पित्त का संबंध शुरू होता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि वो 12 बजे तक भी अगर उसने भोजन नहीं किया, तो धीरे धीरे अग्नि तत्व रुक्ष गुण, कौन कौन से गुण है अग्नि में? देखो, खर, रुक्ष, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, है ना, विशद, ये गुण है अग्नि में। तो जैसे ही 12 बजे तक भी अगर उसने कुछ नहीं खाया, तो उसको फिर या तो उसका भूख मर जाता है रुक्ष गुण से, या कुछ ऐसा होता है, भूख एक बार तो उसका मर ही जाता है 12 बजे तक भी भोजन नहीं किया तो। गुस्सा आता है, चंचलता स्वभाव में। तो जैसे जैसे 2 बज जाता है, 2 बजते बजते उसके शरीर में रुक्ष गुण की वृद्धि और उसका आधिपत्य, रुक्ष गुण प्रधान अग्नि का आधिपत्य उसके शरीर में होता है, लगभग लगा लो 1:45 के बीच में। अब शास्त्र बोलता है, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आपका भोजन का टाइम बनता है सुबह 10:30 से लेकर के 12 के बीच में, जब जल भी है और अग्नि भी है। क्या? 10 बजे से पहले भी नहीं, 10:30 से पहले भी नहीं, 10:30 या 10:30 के बाद 12 के बीच में ये भोजन का सबसे परफेक्ट टाइम है। क्यों है? क्योंकि उस समय जो आपका पित्त है वो जल और अग्नि इन दोनों महाभूत से युक्त है। जैसे ही आप 2 बजे के आसपास भोजन करते हो, मतलब 1 बजे के बाद भोजन करते हो, तो जल की आधिपत्य कमजोर होता जाएगा उस पित्त में, सिर्फ रहेगा रुक्ष गुण प्रधान अग्नि। अग्नि तो है, लेकिन वो रुक्ष गुण से युक्त है, उसमें द्रवता नहीं है, उसमें स्निग्धता नहीं है। और आप भोजन कर रहे हो, मान लो कोई आदमी 2 बजे भोजन कर रहा है और वो आदमी भोजन कर रहा है रूखा, ड्राई चीजें कर रहा है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जाते हो और आपने सुबह टिफिन ले लिया, और टिफिन जो है सुबह का लिया हुआ है, ठंडा पड़ गया होगा दोपहर तक में। अब वो टिफिन के अंदर का भोजन चाहे कैसे भी बनाया, वो रुक्ष गुण से युक्त होगा, बासी, बासी का संबंध रुक्ष गुण से। अब वो बासी का संबंध हमारे यहाँ हम अक्सर क्या बोलते हैं, रात में पकाया हुआ भोजन सुबह बासी होता है, ये तो एक बात है। लेकिन एक बार तैयार भोजन गर्मा गर्म खाना है, ठंडा हो जाने पर वो बासी ही के कैटेगरी में आ जाता है। तो भोजन हमेशा 10:30 से लेकर के 11 या 12 के बीच में ही होना चाहिए। भोजन हमेशा गर्म होना चाहिए। एक बार पका हुआ भोजन ठंडा हो जाए तो उस भोजन को खाना नहीं चाहिए। अगर खाना भी है तो वो भोजन आपने 10 से लेकर के 12 के बीच में खाना है, जब आपके शरीर में जल होगा उस पित्त में। 12 1 के बाद अगर खाओगे और वो ठंडा हुआ होगा, ड्राई हुआ होगा, रूखा होगा, तब समझ लो कि आपके शरीर में हाइपर एसिडिटी होना तय है, अग्नि गुण प्रधान पित्त होना तय है,
कुछ भी आप भोजन करोगे मतलब उससे फिर रोग होने के संबंध अधिक से अधिक होगा। इससे तो बेहतर है कि उस समय आप कुछ ना खाओ, क्योंकि भोजन का टाइम तो निकल ही गया। बगैर भूख लगे, भूख तो लगभग आप लगा लो कि उस समय तो लगती नहीं है। एक बार भूख बढ़िया लगने के बाद थोड़ी देर में भूख ठंडा हो जाती है। प्रकृति भी कहती है, आपका शरीर कहता है कि चलो अग्नि प्रज्वलित हो गया, जठराग्नि, ले आओ कुछ। आपने दे दिया, खुश होकर के चले जाते, नहीं दिया तो भी चले जाता है। नहीं दिया तो दुखी होके जाता है, दिया तो खुशी होके जाता है। नहीं दिया, दुखी होकर के गया, फिर बाद में आपको लगा कि अरे चलो मिल गया, अब टाइम हो गया, अब खाए, तो वो तो चला गया ना। अब जो कुछ भी खाओगे वो आपके शरीर में रोग को उत्पन्न करेगा। अब देख लो यहाँ पर एक चीज है, कटुरस का इसमें ध्यान रखना है। ऊर्ध्वगमन, यहाँ पर क्या लिखा, प्रकाशन प्रभाकरण अकर्ति, है ना। उष्ण में गति स्वभावम इति तेजसम, तो ऊर्ध्वगति स्वभावम इति तेजसम, तो ये इसकी गति कैसी है, ऊपर की ओर चलने वाली गति है। ठीक है, क्या है, ऊपर की, जैसे पृथ्वी जो है नीचे की ओर गति करता था, लेकिन अग्नि जो है वो ऊपर की ओर उसकी गति होती है। इसीलिए किसी के सिर में दर्द होता है, माइग्रेन, क्या हो गया सर, माइग्रेन हो गया, नाड़ी देखा, पित्त है, निश्चित तौर पर समझ लो कि उसके शरीर में अग्नि की ही गति होगी, क्योंकि अग्नि को ही ऊर्ध्व गति बताया है, और वो गैस ऊपर की ओर चढ़ रहा है, वो पित्त बढ़कर के ब्रेन में क्लटिंग हो गया, सब कुछ अग्नि महाभूत से है। तो चिकित्सा करना है किसकी, पित्त की, पित्त की करना है क्या, हाँ जी, कौन सा, अग्नि गुण प्रधान पित्त की चिकित्सा, यानी अग्नि की चिकित्सा करना है, अग्नि महाभूत। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ